नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है कि कैसे कई अलग अलग राज्यों और रियासतों वाला एक पूरा इलाका भारत का एक मजबूत राज्य बना, राजस्थान। ये सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचने की कहानी नहीं है, बल्कि ये बातचीत, बड़े बड़े फैसलों और एक नए देश के सपने की कहानी है। तो चलिए जरा उस समय में वापस चलते हैं जब भारत आजाद हुआ था। जिसे हम आज राजस्थान के नाम से जानते हैं, वो तब राजपूताना कहलाता था। और ये कोई एक सिंगल यूनिट नहीं था, नहीं, बल्कि 19 रियासतों, 3 ठिकानों यानी चीफशिप्स और एक अंग्रेजों के सीधे कंट्रोल वाले अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का कह सकते हैं एक उलझा हुआ सा जाल था। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने सारे अलग अलग शासक, जिनकी अपनी अपनी परंपराएं थीं, अपने अपने हित थे, उन सबको एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में कैसे लाया गया? ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। ठीक है, तो अब जरा इस मामले की गहराई में उतरते हैं। साल था 1947। इन सभी रियासतों के शासकों के सामने एक ऐसा फैसला था जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। उनके एक फैसले पर न सिर्फ उनका बल्कि उनकी रियासतों का पूरा भविष्य टिका हुआ था। तो लॉर्ड माउंटबैटन ने इन शासकों के सामने समझिए कि 2 दस्तावेज रखे, 2 रास्ते। पहला था विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इस पर दस्तखत करने का मतलब था आप नए बने भारतीय संघ में शामिल हो रहे हैं। और दूसरा था यथास्थिति समझौता यानी स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, जो कहता था कि भाई अभी जैसा है वैसा ही चलने दो, फैसला लेना ही था। इससे पहले कि केंद्र सरकार इस मामले में दखल देती, कई बड़े और ताकतवर शासकों ने खुद ही अपने यूनियन बनाने की कोशिशें की। जैसे मेवाड़ के महाराणा एक राजस्थान यूनियन बनाना चाहते थे, तो कोटा के महाराव हाड़ौती संघ। लेकिन आपस में ही इतने मतभेद थे कि ये सारी कोशिशें नाकाम रहीं। और अब ये जो बात है ना, ये सच में बहुत दिलचस्प है। हुआ ये कि जोधपुर के शासक ने उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को पाकिस्तान में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश की। सोचिए, और तब महाराणा ने ये दमदार और देशभक्ति से भरा जवाब दिया था। इससे पता चलता है कि दांव पर कितना कुछ लगा हुआ था। तो जब स्थानीय लेवल पर की गई कोशिशें फेल हो गईं, तब भारत सरकार ने इस एकीकरण की पूरी प्रक्रिया को अपने हाथों में ले लिया। और इस पूरे काम को 7 अलग अलग चरणों में पूरा किया गया, जो इस कहानी का कह सकते हैं दिल है। ये पूरी प्रक्रिया कोई 1-2 दिन में नहीं हुई, बल्कि इसमें करीब करीब 1 दशक लग गया। जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं, ये 1948 में शुरू हुई और 1956 में जाकर खत्म हुई। हर एक चरण में कुछ और रियासतों को एक साथ जोड़ा गया। शुरुआती जो चरण थे, उनका फोकस था कि छोटे छोटे और ज्योग्राफिकली जुड़े हुए राज्यों को एक साथ लाया जाए ताकि एक मजबूत नींव रखी जा सके। तो पहले चरण में पूरब की 4 रियासतें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिला के मत्स्य संघ बना। और इसके फौरन बाद ही दक्षिण पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतों जैसे कोटा, बूंदी और झालावाड़ को मिलाकर राजस्थान संघ बनाया गया। बस यहीं से एकीकरण की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली। सोचिए, विलय पत्र पर साइन करते वक्त बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने ये शब्द कहे थे। ये बहुत भावुक कर देने वाली बात है, और इससे पता चलता है कि सदियों से चली आ रही अपनी आज़ादी, अपनी सत्ता को छोड़ना उन शासकों के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। तीसरा चरण एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जब मेवाड़ यानी उदयपुर जैसी ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित रियासत ने संघ में शामिल होने का फैसला किया। तो इसने एकीकरण की पूरी प्रक्रिया को एक अलग ही लेवल की वैधता और सम्मान दे दिया। इसका उद्घाटन खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी चरण पर, वो फेज जहां सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली रियासतों को एक साथ लाया गया। और यहीं से राजस्थान का वो रूप सामने आया जिसे हम आज जानते हैं। 30 मार्च 1949 ये एक ऐतिहासिक दिन था। इतना ऐतिहासिक कि आज भी इसे राजस्थान दिवस के तौर पे मनाया जाता है। इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किया। ये एकीकरण का सबसे बड़ा कदम था, क्योंकि इसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी 4 बड़ी और पावरफुल रियासतें शामिल हुईं। और इसी के साथ आज के राजस्थान का लगभग पूरा नक्शा तैयार हो गया था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी था, राजधानी किसे बनाया जाए? जयपुर और जोधपुर के बीच इसे लेकर तगड़ा कंपटीशन था। तो इसका हल निकालने के लिए पी सत्यनारायण राव कमेटी बनाई गई, और इस कमेटी ने एक शानदार राजनीतिक समझौता करवाया। जयपुर को राजधानी बना दिया गया, लेकिन दूसरे बड़े शहरों को भी खुश रखने के लिए उन्हें बड़े बड़े सरकारी विभाग दे दिए गए। जैसे जोधपुर को हाईकोर्ट,
बीकानेर को शिक्षा विभाग, उदयपुर को खनिज विभाग और कोटा को वन विभाग। क्या कमाल का हल निकाला था। अब आखिर के 3 चरणों में जो भी बचे खुचे हिस्से थे उन्हें एक साथ जोड़ा गया। मत्स्य संघ का विलय हुआ, सिरोही को शामिल किया गया और आखिर में 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर अजमेर, मेरवाड़ा और दूसरे इलाकों को भी जोड़कर आधुनिक राजस्थान का नक्शा पूरा हो गया। तो इस पूरी लंबी प्रक्रिया के बाद आखिरकार एक नया राज्य अस्तित्व में आया। ये सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जो हमें दिखाती है कि बातचीत और शांति से कितने बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। नहीं, शुरू से लेकर आखिर तक इस मुश्किल राजनीतिक और प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा करने में ठीक 8 साल, 7 महीने और 14 दिन लगे। इस पूरी प्रक्रिया को अक्सर एक रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, और ये शब्द इस बदलाव की गहराई को बहुत खूबसूरती से बताता है। सोचिए, बिना किसी खून खराबे के सदियों पुराने राजशाही निजाम को एक लोकतांत्रिक राज्य में बदल दिया गया। अच्छा, पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में बदलाव को आसान बनाने के लिए एक राज प्रमुख का पद बनाया गया था। ये पद पूर्व शासकों को दिया जाता था, लेकिन 1956 में इस पद को भी खत्म कर दिया गया और इसकी जगह राज्यपाल की नियुक्ति हुई। और इसी के साथ राजस्थान पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक ढांचे में ढल गया। राजस्थान के बनने की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे अलग अलग पहचानों को एक बड़े मकसद के लिए साथ लाया जा सकता है। तो सवाल यही है कि एक राष्ट्र को बनाने के लिए आखिर क्या चाहिए? समझौता, दूर की सोच या फिर एक साझा पहचान का एहसास? शायद इन सभी का एक मिला जुला रूप।